मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम क्लास कक्षा 6 यानी क्लास 6 का तीसरा चैप्टर लेकर आया हूँ। आइए तीसरा चैप्टर देख लेते हैं क्या है। ये चैप्टर है भोजन संग्रह के उत्पादन तक। चलिए पढ़ता है। न्यूनिया का भोजन कैसा था। आज न्यूनिया अपनी पसंदीदा खाना खा रही थी। चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसके नानी ने अपने घर से पिछवाड़े के छोटे से बगीचे से उगाया था। खेत खाते खाते ने उन्होंने पिछले दिनों अपनी स्कूल उतर गई थी। दौरान मध्य प्रदेश खाए जाने के बाद आ गई थी। वो कितना मजेदार था, पर वो ऐसा क्यों था। आइए इसके बाद के हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हम जो भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाए गए फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपना अनुकूल वातावरण आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुम अध्याय 2 में पढ़ा है कि स्त्री पुरुष ने अपने भोजन उत्पादन हमेशा नहीं किया। पढ़ेंगे आप खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत हमने अध्याय में 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है। साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वो भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने के योग्य वनस्पतियों कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपने डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिर गिरे बीज को अंकुरन और उनसे पौधे की से निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधे को देखभाल करना ही शुरू कर दिया होगा। चिड़िया जानवरों को पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वो ठीक से बढ़ सके और उनकी बीज पा सके। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक भी बन गए। बात करेंगे अब इसी तरह लोगों ने अपने आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर रहे और उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगल को जानवर को पालतू बनाया गया वो है कुत्ता। सबसे पहले किसको बनाया गया? सबसे पहले कुत्ता को, जो जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवरों को झुंड में रहते थे, ज्यादातर घास खाते थे और असल और अन्य जंगली जानवरों का आक्रमण से इन्हें सुरक्षा किया करते थे। इसी तरह धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए। मनुष्य धीरे धीरे बहुत ही तरक्की करते करते, पहले वो आग जलाना भी नहीं जानता था, आग जलाना सीख गया। पशु पालना नहीं आता, पशुपालन किया। कृषि करना नहीं आता, कृषि करने लगा। आज दुनिया कहाँ से कहाँ है। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ता ही पालतू क्यों बनाया गया? बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधा उगाने और जानवरों की देखभाल करने के और बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपने पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसी वजह से ये बचने की प्रक्रिया का दिशा अपनाया गया। पौधों या जानवरों को लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हें पौधा तथा जानवर चयन करते थे जिनकी जिनकी बीमारी होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हें पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनका मजबूत डंडले अनाज के पके दोनों भार तक संभाल सकते। ऐसे पौधों के बीच संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर भी उगाने के लिए उनका गुण सुरक्षित रह सके। उन्हें जानवरों को आग प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे के धीरे धीरे भिन्न होते थे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवर को तुलना पालतू जानवरों को दांत भी सींग होते थे। इन दांतों को देखो और इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है, कौन सा पालतू का है। देखो बताओ, ये होगा आपका जंगली सुअर का है, ये होगा आपका पालतू। पढ़ लेंगे आगे। एक नवीन जीवन शैली के बारे में पढ़ते हैं। अनाज का ये देखिए, बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडार के रूप में। एक नवीन जीवन शैली
तुम किसी पौधे के बीज के बो कर देखो, तुम पाओगे कि विकसित होने के कुछ वक्त लगते हैं। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने उगाने लगे तो देखभाल के लिए उन्हें एक जगह से पर लंबी समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों पकाने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियाओं से उन्हें सुरक्षा करने के जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज को भी बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। अनाज का भोजन और बीज दोनों रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसका भंडारण की बात सोचना पड़ी। बहुत से इलाके में लोग एक WH के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन पर गड्ढा खोदा। क्यों क्यों तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब में कारण बताइए। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे जिसकी उनकी संख्या बढ़ती गई। अगर जानवर को देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त होता है, जो भोजन एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन भंडारण एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों को क्या क्या मिल सकता है? भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है? आज जानवरों को उपयोग किस लिए होता है? अब आरंभिक कृषि और पशुपालन के बारे में पता लगाते हैं। मानचित्र 2 में देखो कि क्या तुम्हें नई कई नीले वर्ग दिख रहे हैं। पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उसी जगह के दर्शाता है जहाँ पुरातत्व को शुरुआत कृषि और पशुपालक को होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, आधुनिक कश्मीर में है और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में भी पाए गए हैं। वास्तव में यह निर्दिष्ट स्थान कृषक और पशुपालक का बस्तियां थी। ये नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में भी मिले पौधे और पशुओं को हड्डियों को नमूना अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाया गया होगा। वैज्ञानिक ने इन अनाज के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक जानवरों की भी हड्डियों को पहचान कर सकते हैं। नीचे तालिका में तुम जान सकते हो कहाँ से अनाज और पालतू जानवर हड्डी अवशेष मिले हैं। आइए, सबसे अनाज और हड्डी और पूर्वास्थल यानी पूर्वास्थल में से वो स्थान जहाँ से हमें साक्ष्य यानी उस सबूत को प्राप्त हुआ है। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये मेहरगढ़ जो आधुनिक पाकिस्तान में से पाया गया था। चावल, जानवर का हड्डी और टुकड़े, ये कुल्लोहा जो आधुनिक उत्तर प्रदेश, ये पाकिस्तान से। चावल में से मिट्टी की और खोड़े के निशान, महारगढ़ जो आधुनिक, ये भी उत्तर प्रदेश से। गेहूं और दलहन, वो प्रकार जो आधुनिक कश्मीर से। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस और भेड़ बकरी, बुरजोहम जो आधुनिक कश्मीर में भी है। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये चिरौंज जो आधुनिक बिहार में है। ज्वार, बजरा, मवेशी, भेड़ बकरी, सूअर जो हुल्लूर जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। काला चना, ज्वार, बजरा, मवेशी, भेड़, सूअर और ये पहपाली जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों अवशेष मिले हैं, ये उनमें से कुछ ही है, इसलिए ये कुछ ही है। अस्थायी जीवन को पुरातत्ववेदियों को कुछ प्रश्न पर झोपड़ी और घरों के निशान भी मिले हैं, जैसे कि बुलढोन में वर्तमान जो कश्मीर में है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। यह कब गर्तवास किसे कहते हैं? इनमें से उतरने के लिए सीढ़ी होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्ववेदियों की झोपड़ी के अंदर से और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलने का भी जगह मिला। ऐसे लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो जाहिर सी बात है। एक गर्तवास का चित्र बनाइए। बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसी जो पूर्ण प्रसार योग्य उपकरणों से भी भिन्न है, इसलिए इन्हें 9 प्रसार युग का माना गया है। इनमें से वो औजार भी है जिनके
धार की और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मसूल के जो प्रयोग अनाज तथा वनस्पति प्राप्त अन्य चीजों का पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद ओखली और मसूल का भी प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन के प्रस्तुयोगीन औजारों के निर्माण का प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार में हड्डियों को भी बनाया जाती थी। कुछ जो औजार है हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये रहा उस समय का औजार, यही औजार है जो पत्थर या हड्डियों से बनाया। नौ प्रकार का योग प्रणाली, नौ प्रकार का है। नौ प्रकार का योग स्थलों को कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नौ प्रकार में क्या मिट्टी के भी बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकार भी किया जाता है। बर्तनों को उपयोग की चीज को रखने के लिए क्या जाता है, धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे औसत पौधे भी उगाए जा सकते हैं। क्या ये परिवर्तन हर जगह के एक ही साथ ही आ गया होगा? ऐसा बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगह पे स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जूत चलाया करते थे। तुम कल्पना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? इसमें क्या रखा जाता होगा? ये क्यों बनाया होगा? तुम तो सोचो। अन्य रीति रिवाज देखते हैं कितना बड़ा उसके बाद में हो सकता था अगला। चलिए ज्यादा नहीं, इसको खत्म कर ही देते हैं। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया, इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते थे। विद्वानों ने पाया कि ये लोग ऐसे रीति रिवाज मानते थे जो संभवत पहले ही प्रचलित थे। प्राय जनजाति लोग छोटे छोटे बस्ती में रहते थे। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे और इस तरह का परिवार समूह में मिलकर जनजाति का निर्माण करते थे। जनजाति के सदस्य भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे अपनाते थे। ऐसे ऐसे अक्सर महिलाओं खेती के सारा काम करते थे। इसमें जमीन का तैयार बीज बोना, पौधे की देखभाल करना, फसल काटने तक काम शामिल था। बच्चे पौधे को देखभाल करते थे और चिड़िया के जानवर से दूर भगाते थे ताकि पौधे के फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाओं फसल में दवा का अनाज कुटती पीसते थे। पुरुष आमतौर पर पशु और बड़े बड़े झुंडों में चराते थे, जबकि बच्चे छोटे झुंड को ये जानवर का सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों को मिलकर काम करते थे। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने का, टोकरियां बुनने और औजार तथा झोपड़ियों को भी बनाने के काम साथ साथ करते थे। गाना, नाचना और घरों का सजावट करना जिंदगी में एक अहम हिस्सा हो गया। यह पढ़ लेंगे कुछ हिस्सा है। पढ़ेंगे हम सूक्ष्म निरीक्षण, जो मेहरगढ़ के जीवन निरीक्षक है। मार्कशीट 2 में देखते हैं, पेज 2 चौथा पेज में मेहरगढ़ का जो आधुनिक स्थान था, ये ईरान जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रास्ते थे। ईरान जाने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ते यही थे। बोलने दर के पास एक हरा भरा समतल स्थान मेहरगढ़ संभावित वह स्थान जहाँ स्त्री और पुरुष इस इलाके सबसे पहले गेहूं जौ गेहूं उगाना, भेड़ बकरी पालना किया था। यहाँ खुदाई में सबसे पहले अस्त्रों को पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार का जानवरों को हड्डी मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जानवरों को हड्डियां भी शामिल थी। उसके बाद असल में भेड़ और बकरियों को हड्डी ज्यादा मिली। भेड़ और बकरियों को ज्यादा हड्डी मिली। उसके ऊपर ज्यादातर मवेशी का ही हड्डी मिली। इससे ऐसा लगता है कि लोग मवेशियों को पालना लगे थे। मेहरगढ़ के इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के भी अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा भी कमरे होते थे, जिनमें कुछ संभावित भंडार के भी काम आया था। हो सकता है अनाज का भंडार भी रखे होंगे। पहले और बाद में स्थल ये पढ़ना जरूरी है। जब पुरातत्वविद किसी जगह खुदाई करते थे, वो कैसे समझते थे वो कौन सा स्थल पहले का है और कौन सा बाद में? इस चित्र को देखिए आप। मान लो कि सबसे पहले समतल भूमि में स्थल 4 ये रहा पर रहना शुरू किया होगा। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने को दोबारा वही घर बना लेते हैं। टूटे पूरे सामान और कूड़े करकट भी घरों के आसपास जमा करते थे। इन कांडों का बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंचे होती रहती थी। फिर सैकड़ों साल बाद
वो एक टीला बन जाता था। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती थी तो सबसे पहले निचला स्तर सबसे पुराना होता था और उसके बाद अस्तर बाद में जो होती थी यही ऊपरी उत्तरी निचले आमतौर पर अस्तर के रूप में बनाई जाती थी। मृत्यु के बाद समानता की मृत्यु के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जाति जताते हैं। लोग आस्था की मृत्यु के बाद जीवन होता है, इसलिए कब्रों की मृत्यु के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। उस समय तक जब इंसान मरता था तो उनके साथ कुछ न कुछ रखा जाता था। उनको लगता था कि ये हो सकता है रखने सामान रखने से ये हो सकता है उन लोगों को मानना था तो अगर भूख लगा तो खाए। इसलिए कब्रों को मृतक के साथ कुछ सामान भी रखे थे। मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्रें मिले। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। तो संभव है पर लोग की मृतक खाने के लिए रखा गया था। मैं बोला था कि इनको लगा कि ये शायद मृतक को खाने के लिए रखा जाएगा। ये रहा ये घर जो बात कर रहे थे, ये रहा एक इंसान या मृतक है, ये शायद बकरी है, ये सब रखा गया है खाने के लिए इनको। संभव था तो उन लोगों को लगता था कि मरने के बाद भी लोग कब्र जा खाते हैं। मैं अगर कब्र चित्र क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? मे भी ये है बकरी। मेहर घर का चित्र ये रहा। मेहर घर शायद ऐसे देखते हैं तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ ये घर के क्या समानता है। दावजोली हैंडिंग मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में देखने के दावजोली हैंडिंग पुस्तक जो चीन और म्यांमार को जाने वाले ब्रह्मपुत्र घाटी की पहाड़ी पर है खड़ा और मशहूर जैसे पत्थरों को फड़ मिले। इससे पता चलता है कि लोग यहाँ के लोग अनाज उगा रहे थे। साथ ही यहाँ जेडाइट पत्थर भी मिले। संभावित ये पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त पूर्व स्थल की काष्ठमन ये अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गया। औजार के बर्तन भी मिले। अन्यथा इटली में आप तुर्की ढूंढेंगे। मैंने एक बताया था कि इटली में आप एटलस में क्या एक तो फ्रांस ढूंढने के लिए और दूसरा आज तुर्की ढूंढना है आपको। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पूर्व स्थल के एक क्षेत्र यूरोप तुर्की में ये दूर दराज स्थानों की कई चीज लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया में लाया गया चकमक पत्थर लाल सागर कौड़िया तथा मुभद्द सागर के सीपिया ध्यान में रखिए। उसकी समय तक पहिया वाली वाहन विकास नहीं हुआ तो लोग सामान खोद के या उन जानवरों को पीठ पर लाद कर ले जाया करते हैं। बताओ कौड़िया और तथा सीपिया क्या उपयोग होता होगा? आप कल्पना कर सकते हैं। कल्पना कीजिए। हम हर चैप्टर में कल्पना आता है। अगर तुम्हारे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, ये तुम्हारा जमीन है, तुम उसमें कौन सी फसल उगाओगे? गेहूं या जौ या चना या मूंगफली? तुम कौन सी फसल उगाओगे? बीज कहाँ से तुम मिलेगा? तुमको बीज कहाँ से मिलेगा? तुम उन्हें कैसे बोओगे और तुम्हें से बोने का तरीका बताओ। पहला है कि तुम तुम्हारे पास एक जमीन हो चाहिए उसमें से फसल उगाओ। दूसरा का बीज लाओ। तीसरा का उसका तरीका कैसे होना चाहिए। अपने पौधे को देखभाल तुम कैसे करोगे। चौथा बात उसको तुम जब बो रहे हो तो उसको तुम कैसे देखभाल करोगे। देखभाल कैसे करोगे अपने पौधों को देखभाल कैसे और कैसे ये समझाओगे कि अब फसल काटने के लायक है। अब तुम मुझे अब जो तुम बोलोगे अब फिर तुम लोगों को समझाइए फिर मुझे समझा तुमने तुम्हें अब क्यों लगता है कि फसल को काटने की जरूरत हो गया। आओ याद करते हैं खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय क्यों रहते थे? जाहिर सी बात वो देखभाल करते थे उसको। जब खेती करें तो उनको देखभाल करना होता था। खरपतवार को काट कर उनको हटाना होता था। उन्हें पूरी तरह से खेती इसलिए वो एक जगह पर रहना पड़ता था। पृष्ठ 25 की तालिका में देखो न्यूनिया अगर चावल खाना चाहती तो उसे किन स्थानों पर जाना पड़ा। न्यूनिया अगर खाना चाहते तो जाहिर सी बात वो जहाँ चावल जहाँ ज्यादा उगता है वहाँ जाएगी। वहाँ वो जाकर अभी तो हर जगह उपलब्ध है। पुरातत्वविद पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते थे कि मेहर में लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके पास पशुपालक ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुरातत्वविद जो क्या था? पुरातत्वविद जो अध्ययन करते हैं पुराने चीजों के समान में उन पर बहुत रिसर्च यानी अध्ययन करते हैं। और उनको मानना था कि पहले मेहर लोग शिकारी करते बाद में वो इतना आकर्षित हुए कि वो पशुपालक करने लगे। सही और गलत बता। हुल्लोड़ में जो बजरा मिला। बुढ़ों में लोग आयतकार घरों में रहते थे। अब सही है गलत ये तुम मुझे बताओ।
जिहाद कश्मीर का एक पूरा स्थल है, सही बात है, कश्मीर का एक हिस्सा है, कश्मीर में ही एक है पूरा स्थल। जिस टाइप अदौंजली हेडिंग से मिला जो चीन में लाया गया होगा, मैंने पढ़ा है वैसे। और चर्चा करते हैं, कृषक पशुपालक का जीवन अतिरिक्त खाद्य संग्रह के जीवन में कितना भिन्न था। 3 अंतर बता। कृषक जो होते हैं पशुपालक होते हैं, एक जो किसान और अब एक को पशु पालने वाला। जीवन का ठीक संग्रह, जीवन में कितना भिन्न था, उनके जीवन में कितना भिन्न था। पृष्ठ 25 तालिका में देगा जानवरों की सूची बनाओ और ये भी बताओ कि उनका उपयोग किस रूप में किया जाता होगा। आओ अब करके देखते हैं। तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। तुम जो जो अनाज खाते हो वहाँ एक सूची तुम बनाओ और सूची बनाओ और कमेंट में उसको कमेंट करो। ये व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करो। प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप आपका रहा अशिक्षित मैथन का 79747473। प्रश्न 7 जो है, उत्तर में लिखे अनाजों क्या तुम स्वयं उगाते हैं? अगर हाँ तो एक तालिका बनाकर उस खेती की विभिन्न अवस्था दिखाओ। अगर नहीं तो एक तालिका बनाकर दिखाओ कि वो अनाज किसान लेकर तुम्हारे पास कैसे पहुंचा। 7 की बात करें, तुम अनाज स्वयं जो उगाते हो या फिर तुम अगर उगाते हो तो उसका एक तालिका बनाकर तुम कैसे उगाते हो, उसका पूरा विवरण दो। या फिर तुम किसी के द्वारा लेते हो तो किसान वो तुम्हें कैसे पहुंचाता है, तुम्हारे तक कैसे पहुंचाता है। ये आपका अध्याय तीसरा समाप्त होता है। इसके बाद हम अध्याय 4 जो आरंभिक नगर के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।